Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So, in the last lecture, we have discussed about expansion of companies rule in India. So, in the last lecture, we have discussed about various Governor General of British East India Company. So, in this topic, we have also discussed about the Regulating Act 1773, and according to the Regulating Act 1773, Warren Hastings became first Governor General of India. Then we have seen various Governor General, like second Governor General became Cornwallis. Then we have discussed about John Shore. Then we have also discussed about the tenure of Wellesley, and we have also discussed about the subsidiary alliance system. So you must remember the terms and condition of the subsidiary alliance system. And in the last, we have discussed about some uh, liberal governor general, like William Bentinck is known as liberal governor general of India. Then in the last, we have discussed about tenure of Dalhousie. So Dalhousie is a fear imperialist, means वह काफी एक प्रखर इम्पेरिलास था, मीन्स वह एक कंपनी के एक्सपांशन के लिए काफी सोचता था। इसके लिए उसने एक पॉलिसी बनाई थी, एनेक्सेशन की पॉलिसी। ये पॉलिसी से कंपनी का रोल काफी काफी आगे बढ़ा था। सो इन द टुडेज लेक्चर we will discuss about the policy of Dalhousie, like annexation policy of the Dalhousie we will discuss in the today's lecture. And today we will complete our lesson number 1. So let's get start the topic. Okay, so first of all, we will start with tenure of Dalhousie. So Dalhousie came to India as Governor General in 1848. डेलाउसी इंडिया का गवर्नर जनरल बना था इन द 1848. He was a fierce imperialist. Fierce means प्रखर and imperialist means राजाशाही में मानने वाला. डेलाउसी ये मानता था कि हमें रूल करना है इन द इंडिया. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पूरे इंडिया में रूल करती हो, ऐसी ख्वाहिश रखता था डेलाउसी. Then Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. So Dalhousie ने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम था द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. ये पॉलिसी स्पेशली दो एम को कंप्लीट करने के लिए थी. फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी एंड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म. सो ये दो पॉइंट के लिए ये पॉलिसी बनी थी. एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक्सपेंशन पूरे इंडिया में हो जाना चाहिए. एंड सेकेंड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, इंडिया पे ब्रिटिश का शासन होना चाहिए, ब्रिटिश का रूल होना चाहिए. इसके लिए डेलाउसी ने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन डेवलप की थी. सो एनेक्सेशन मीन्स शामिल करना, अपने रूल के अंडर ज्यादा से ज्यादा रीजन को शामिल करना. इसको हम कहेंगे द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. So there are five points of the policy of annexation, means five different types से डेलाउसी ने डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट रीजन को अपनी ओर शामिल कर लिया था. सो फर्स्ट पॉइंट इज एनेक्सेशन बाय वॉर. जो भी स्टेट जिसको हराना काफ़ी इजी था तो उसके साथ कंपनी ने क्या किया, वॉर की और कुछ रीजन को अपने रूल में मिला लिया. मीन्स पंजाब एंड पेगू. पेगू उसकी करंट लोकेशन की बात करें तो लोअर बर्मा, बर्मा मीन्स म्यांमार, तो ये म्यांमार का एरिया था पेगू. सो फर्स्ट पॉइंट एनेक्सेशन बाय वॉर, वॉर करके ये दो एरिया को अपने रूल में शामिल कर लिया था. देन सेकेंड पॉइंट एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर मीन्स वारसदार. जो भी किंग उसका कोई बेटा होता है तो हम सब जानते हैं कि जब भी किंग की डेथ होगी तब जो रूल है वो अपने बेटे के पास आ जाता है. बट कुछ ऐसे किंग थे जिसके कोई हेयर नहीं थे. हेयर मीन्स कोई वारसदार नहीं था. सपोज में हम एग्जांपल लेते हैं सतारा का. सतारा का किंग था,
उसकी डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंशियल डेथ हो गई और उसका कोई हेयर नहीं था, उसका कोई वारसदार नहीं था। सो कंपनी ने ऐसा कहा कि आपका कोई हेयर नहीं है, आपका कोई वारसदार नहीं है, तो हम आपका रूल हमारे अंडर में ले लेंगे। सो ये पॉलिसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर। कोई हेयर नहीं था, कोई वारसदार नहीं था, इसीलिए कुछ स्टेट कुछ रीजन को अपनी रूल में शामिल कर लिया था। सो लाइक सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बगात, नागपुर, ये ऐसे स्टेट थे, ये ऐसे रीजन थे जिसको एनेक्सेशन ड्यू टू द किंग डाइंग विदाउट हेयर ये रीजन से अपने और शामिल कर लिया था। देन एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, कुछ ऐसे रीजन थे वहां पर मिसमैनेजमेंट चल रहा था, ऐसा प्रीटेक्स्ट बना के अपनी ओर शामिल कर लिया था। सो यहाँ पर हमें एक नेम देखने को मिलता है अवध। तो अवध ऐसा रीजन था, वहां पर एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट ये रीजन बना के अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूल के अंडर शामिल कर लिया था। देन एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डेब्ट कलेक्शन, हमने देखा था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। इसमें क्या था, कंपनी आर्मी प्रोवाइड कर रही थी टू द स्टेट एंड स्टेट के पीपल उसको पैसे दे रहे थे, क्योंकि आर्मी प्रोवाइड हो रही है स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके बदले में कंपनी को मनी मिल रहे थे फ्रॉम द पीपल ऑफ स्टेट। बट कभी कभी हम देखते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, तो पीपल के पास इनफ मनी नहीं थे, तो डेब्ट की सिचुएशन में स्टेट आ गए थे कई सारे। तो ऐसी सिचुएशन में भी कई सारे रीजन को कंपनी ने अपनी ओर शामिल कर लिया था, लाइक एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डेब्ट कलेक्शन, कंपनी को पैसे नहीं मिल रहे थे, तो कंपनी ने एक ट्रीटी साइन की और निजाम्स प्रोविंस था इसको अपनी ओर शामिल कर लिया था। देन एनेक्सेशन टू एंड अ नेम सेक रूल, कई सारे रीजन थे जहां पर किंग का नाम मात्र शासन था। मीन्स हमने देखा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या हो रहा था, किंग रूल चला रहा था बट जो भी मैनेजमेंट है वो कंपनी कर रही थी। सो हम कह सकते हैं कि एक नाम मात्र का किंग होता था एंड जो भी मैनेजमेंट है वो कंपनी करती थी। सो एनेक्सेशन टू एंड अ नेम सेक रूल, तो ऐसे रीजन जहां पर नाम मात्र के किंग होते हैं जिसका कोई रोल नहीं होता फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं होता, तो उसको भी अपने रूल में शामिल कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लाइक कर्नाटका एंड तांजोर। So I hope you understood very well about the policy of annexation. So in this policy, we have discussed 5 important points. Like first point is annexation by war, like Punjab and Pegu. These two states are mixed with ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय वॉर। मीन्स क्या हुआ कि वॉर डिक्लेयर करके कंपनी ने ये दोनों रीजन को अपने ओर शामिल कर लिया था। देन एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, जब भी किंग की डेथ होती है और उसका कोई बेटा नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी कई सारे रीजन को अपनी ओर शामिल कर ली थी, लाइक सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बगात एंड नागपुर। ये ऐसे स्टेट थे जहां पर किंग की डेथ हुई और उसके कोई वारसदार नहीं होने के कारण कंपनी ने ये सभी स्टेट को अपने रूल में शामिल कर लिया था। देन एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, कंपनी ने ऐसा बहाना बनाया कि आपके स्टेट में मिसमैनेजमेंट चल रहा है तो आप ये स्टेट नहीं चला सकते, और कंपनी ने अपने साथ ये स्टेट को मिला लिया। सो यू मस्ट रिमेंबर अवध, अवध को कंपनी ने मिसमैनेजमेंट के बहाने अपने ओर शामिल कर लिया था। देन एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन, जो भी स्टेट है उसके पीपल को काफ़ी सारा डेप्ट हो गया होगा, देवा हो गया होगा, सो उससे भी कंपनी ने अपने साथ मिला लिया। लाइक निजाम्स प्रोविंस था, उसकी डेप्ट काफ़ी बढ़ गई थी, तो डेप्ट कलेक्शन के बहाने निजाम्स प्रोविंस था उसको कंपनी ने अपनी ओर मिला लिया था। देन एनेक्सेशन टू एंड अ नेम सेक रूल,
कई ऐसे रीजन थे जहां पर नाम मात्र का शासन किंग के द्वारा होता था, बट रियल में जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो ये सभी रीजन को भी कंपनी ने ड्यू टू द एनेक्सेशन पॉलिसी अपनी ओर मिला लिया था, लाइक कर्नाटका एंड तांजोर। सो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को ये नेम याद रखने हैं कि कौन सा रीजन था, वो कौन से रीजन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया था। सो पंजाब एंड पेगू एनेक्सेशन बाय वॉर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बगाट एंड नागपुर annexation due to king dying without heir. Then you must remember Awadh annexation on pretext of mismanagement. Then you must remember Nizam's province annexation on pretext of debt collection. Then in the last you must remember Karnataka and Tanjore annexation to end a namesake rule. Then, besides being an imperialist, Dalhousie was also a reformist. हमने देखा डेलाउसी एक इम्पेरियलिस्ट था। इम्पेरियलिस्ट मीन्स वो ऐसा मानता था कि ब्रिटिश का रूल होना चाहिए इंडिया में, बट डेलाउसी वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मिस्ट। डेलाउसी एक रिफॉर्मिस्ट भी था, ये काफ़ी रिफॉर्म लाना चाहता था इन द इंडिया। सो द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853 AD. So you must remember the first railway line in India was started in 1853 AD, and to place you must remember between Mumbai and Thane. So डेलहाउसी के टेन्योर के अंडर में हमारे इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी बिटवीन मुंबई एंड थाने। देन वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में वायरलेस सिस्टम का भी स्टार्टिंग हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डेलहाउसी। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डेलहाउसी। देन English education was also introduced during the tenure of Dalhousie. So English education हमारे इंडिया में काफ़ी डेवलप हुआ था during the tenure of Dalhousie. So ये सभी things were all introduced during his tenure. Once again I repeat all the thing, like first railway line in India, then wireless system between India and England, establishment of public works department, English education, etc. were all introduced during his tenure. Then he passed a laws to ban child marriage and advocated window remarriage. So डेलहाउसी ने काफ़ी लॉज पास किए थे फॉर टू बैन चाइल्ड मैरिज। जो बच्चों के मैरिज करवा रहे थे, ये हमारे इंडिया में काफ़ी पुरानी रस्म थी, तो इसको भी बैन करने का काम डेलहाउसी ने स्टार्ट किया था। देन एडवोकेटेड विडो रीमैरेज, विडो मीन्स विधवा, तो विधवा का अगेन मैरिज कराते हैं, तो इसमें भी ये सभी पॉइंट्स को स्टार्ट किया था डेलहाउसी ने। So, within 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded, but in the progress, they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in 1857 AD. So, within 100 years, हम बात करें आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, कंपनी का रूल और एक्सपेंशन हुआ था, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी का हमने रिजल्ट देखा, 24 परगनास में कंपनी को फ्री होल्ड मिल गया था। सो विद इन 100 ईयर्स फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर बोथ एक्सपांडेड। ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में एक्सपांड हुआ था, देन एम्पायर, ये दोनों चीज़ हमारे इंडिया में एक्सपांड हुई थी, बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस डिससेटिस्फेक्शन फ्रॉम इंडियन स्टेट। हमने देखा कि काफ़ी सारी पॉलिसी जो हमारे इंडियन पीपल को हैरेस कर रही थी, सो इससे क्या हुआ कि डिससेटिस्फेक्शन हुआ इंडियन पीपल को टुवर्ड्स ब्रिटिश पीपल। सो कई सारे
कई बार कंपनी को डिससेटिस्फेक्शन झेलना भी पड़ा है, फेस करना पड़ा है। सो यहाँ पर लिखा है कि दे हैड टू फेस द डिससेटिस्फेक्शन of Indian states, and this was manifested in the form of the first struggle for the independence in 1857 AD. So ये dissatisfaction फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के रूप में आगे आया था इन द 1857 एडी। आप सभी फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस के बारे में जानते होंगे, जिसको हम कहते हैं इंडिया का फर्स्ट स्वतंत्र संग्राम, जो 1857 एडी में हुआ था। तो ये डिससेटिस्फेक्शन धीरे धीरे एक यूनिटी के रूप में आगे बढ़ा और सभी डिफरेंट स्टेट के पीपल एक साथ मिलके वॉर लड़ते हैं फॉर द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 AD. So this is about the tenure of Dalhousie, and in the last we have discussed about the conclusion of the 100 years of British rule, and we will move to next point. So our next point is economic impact of the company. कंपनी ने हमारे इंडिया में 100 ईयर में क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारे इंडिया में किए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हेन वी इवैल्यूएट the 100 years of company's rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in previous centuries, become merely a country that produces raw material for England and prospective market for the good produced in factories. सो हम एनालाइज करें, इवोल्यूएट करें 100 ईयर्स ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया। सो हमें ये रियलाइज होता है कि हमारी पोजीशन एक एनविएबल पोजीशन है इन द वर्ल्ड। एनविएबल मीन्स ईर्ष्या जगाने वाला, जलन होने वाला, कि हमारी पोजीशन एक जलन महसूस कराती है इन द वर्ल्ड्स कंट्री। became merely a country that produced raw material for England. हमारा कंट्री, हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में काफ़ी डिमांड थी फॉर द यूरोपियन पीपल। लाइक बात करें स्पाइसेस की, मुस्लिन क्लोथ की, सिल्क क्लोथ की, तो हमारा कंट्री क्या कर रहा था, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था फॉर द इंग्लैंड एंड प्रोस्पेक्टिव मार्केट फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, एंड फैक्ट्रीज को काफ़ी सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था। देन बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लोथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, muslin during 1708 to 1756, but after the dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. हम बात करें ड्यूरिंग द 1708 टू 1756, ये टाइम के दौरान बंगाल काफ़ी सारी थिंग्स को एक्सपोर्ट कर रहा था टू द डिफरेंट कंट्रीज, लाइक कॉटन क्लॉथ, रो सिल्क, शुगर, जूट, मसलिन, ये सभी थिंग्स को एक्सपोर्ट करता था और इससे बंगाल की प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन जो पॉलिसी थी, इसके बाद द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। ग्लिटर मीन्स चमक एंड फेडेड मीन्स चमक चली जाना। सो हम बात करें 1708 एंड 1756, ये टाइम के दौरान बंगाल काफ़ी प्रोस्परस था, बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी बंगाल की जो ग्लिटर थी ये फेडेड हो गई। ग्लिटर मीन्स चमक थी, वो चली गई, कि बंगाल काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉस्परस था, ये धीरे धीरे कम होने लगा। देन द ड्यूअल पावर पॉलिसी मीन्स द्विमुखी शासन was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of people's welfare was with the Nawab. So द्विमुखी शासन, जिसको हम कहते हैं द ड्यूअल पावर पॉलिसी, ये इंट्रोड्यूस हुई थी इन द इंडिया फर्स्ट टाइम इन बंगाल। और ड्यूअल पावर पॉलिसी के पॉइंट्स की बात करें तो उसमें दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि द पावर ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज विद द ब्रिटिश। रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्रिटिश की, वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल्स वेलफेयर वाज विद द नवाब। एंड
पीपल का जो वेलफेयर है, पीपल की जो हम बात करें उसका हमें वेलफेयर करना है, एजुकेशन में आगे बढ़ाना है, उसकी लाइफ क्वालिटी को आगे बढ़ाना है, ये सभी एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विद द नवाब। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द्विमुखी शासन मीन्स ड्यूअल पावर, एक स्टेट जहाँ पर दो पावर होगी, एक कलेक्टिंग रेवेन्यू, इसकी पावर होगी अंडर द ब्रिटिश, एंड पीपल्स के वेलफेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नवाब की। Thus, the British got the power without any responsibility and the Nawab had the responsibility without any power. So, what is the impact of dual power policy? तो हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश को पावर मिल गई विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटिश को क्या करना था? रेवेन्यू कलेक्ट करना था, और अगर रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो ब्रिटिश प्रॉस्परस बनेगा। एंड नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी बट कोई पावर नहीं था। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ड्यूअल पावर पॉलिसी। दिस वॉज नोन एज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच रूइंड बंगाल इकोनॉमिकली। हमने देखा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलेस्ली, बट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से पहले ये सिस्टम हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि इट्स लुक लाइक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ड्यूअल पावर पॉलिसी और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, यहाँ पर हमें काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। एंड द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ड्यूअल पावर पॉलिसी विच रूइंड बंगाल इकोनॉमिकली, बंगाल पूरी तरीके से इकोनॉमिकली कोलैप्स्ड हो गया था आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी। देन द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीजेंट अ डेप्टर। सो अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो जितना रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है उससे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती थी कंपनी फ्रॉम द इंडियन पीजेंट। पीजेंट मीन्स फार्मर, इंडियन फार्मर से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करती थी कंपनी, और इससे क्या हुआ? इंडियन पीजेंट बिकेम अ डेप्टर। देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed unfair taxes on the Indian cloth industries। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो वह अनफेयर टैक्सेस इम्पोज कर रही थी टू इंडियन क्लोथ इंडस्ट्रीज। देन दे एडोप्टेड वेरियस deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries because of which it completely collapsed। देन बात करें deceitful practices, काफ़ी हम बात करें दगाखोर प्रैक्टिसेस होती थी बाय द कंपनी टुवर्ड्स इंडियन इंडस्ट्री, और इससे क्या हुआ? हमारी इंडियन इंडस्ट्री की जो मार्केट है वो कम्प्लीटली कोलैप्स्ड हो गई थी। देन द इंडियन आर्टिसन बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। सो ये पॉलिसी के कारण हमारे जो इंडियन आर्टिसन थे, आर्टिसन मीन्स कारीगर, ये पुअर बन गए थे और अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उसको काम भी नहीं मिल रहा था और उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी पुअर हो गई थी। Then the company traders forced the weavers of Bengal to sign contracts for providing definite quality of cloth in a short period। कंपनी ट्रेडर्स थे वो फोर्स कर रहे थे द वेवर्स ऑफ टू द वीवर्स ऑफ बंगाल कि आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और आप हमें एक डेफिनेट क्वालिटी का क्लोथ प्रोवाइड करो इन द शॉर्ट पीरियड। So, if the weaver refused, he would be punished by being lashed and or jail। So, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को वीवर रिफ्यूज करता है, मना कर देता है, तब क्या होता था? कंपनी के जो एम्प्लॉय होते थे ये उसको पनिशमेंट देते थे, लाइक बीइंग लैस्ड और जेल, उसको मारते थे या फिर जेल में कैद कर देते थे। सो हम देख सकते थे कि काफ़ी कंपनी का एक हैरेसमेंट देखने को मिलता है टुवर्ड्स इंडियन पीपल। देन बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस। हम बात करें कंपनी के आने से पहले हमारा इंडिया कंट्री की बात करें तो ये सेल्फ रिलायंट था। हमारे इंडियन विलेजेस थे वो सेल्फ रिलायंट थे और प्रॉस्परस थे, सभी अपने अपने आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, कोई दूसरे की ज़रूरत नहीं थी, और हम काफ़ी प्रॉस्परस थे क्योंकि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन
देन काफ़ी सारा अदर प्रोडक्शन होता था, सो हम काफ़ी प्रॉस्परस थे। बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। बट कंपनी के रूल के आने जाने के बाद हमारा इंडियन विलेजेस है, हमारे इंडियन पीपल है, वो डिपेंडेंट बन गए और पुअर बन गए। देन during the rule of East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and steamer service between India and England was started. हमने देखा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी का? सो फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने was started in 1853. Then steamer service also started between India and England. Then development of various ports in Mumbai, Madras and Kolkata also took place. तो ये एक पॉजिटिव साइन है द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की हमारे इंडिया में रेलवे लाइन स्टार्ट हुई, देन स्टीमर सर्विस स्टार्ट हुई, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ। देन हम बात करें काफ़ी सारे पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता का। So this is about economic impact of the company's rule and हम बात करें कि इम्पैक्ट की बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कम है, क्योंकि हमारा इंडियन विलेजेस है, हमारे इंडियन पीपल है, वो पुअर बन गए और अनएम्प्लॉय बन गए थे आफ्टर द कंपनीज रूल इन इंडिया। देन we will move to next topic. Our next topic is social impact of company rule. So during the British administration, the spirit of freedom of speech and thought developed among people due to the development of newspaper. ब्रिटिश टाइम के दौरान एक स्पिरिट डेवलप हुई फ्रीडम ऑफ स्पीच की। हमने देखा कि बिफोर द कंपनीज रूल इन इंडिया हम काफ़ी सेल्फ रिलायंट थे, काफ़ी इंडिपेंडेंट थे, बट कंपनी के आने के बाद हम काफ़ी डिपेंडेंट बन गए और हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी पुअर हो गई थी। सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक हम जो भी कुछ बोलना चाहते हैं हम बोल सकते हैं, फ्रीडम है हमारे पास, एंड थॉट डेवलप्ड अमोंग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का डेवलपमेंट हुआ तो सभी पीपल को डिफरेंट स्टेट की सिचुएशन पता लगने लगी, वहाँ पर कैसा कंपनी का रूल चल रहा है, वहाँ पर पीपल कैसे अपनी लाइफ जीते हैं, ये सभी पता चलने लगा। सो this is the social impact of companies rule. Then in the Indian society, certain wrong social customs, rites and rituals were prevalent during this time, like sati system, female infanticide, child marriage, etc. देन हम बात करें कि रॉन्ग सोशल कस्टम्स, राइट एंड रिचुअल्स की, कि काफ़ी एंशियंट टाइम की बात करें तो हमारे इंडिया में काफ़ी रॉन्ग सोशल कस्टम चल रही थी, लाइक सती सिस्टम। सती सिस्टम में क्या होता है कि जब भी कोई मैन की डेथ होती है तो उसकी जो वाइफ होती है उसको भी साथ में मरना होगा, ये होती है सती सिस्टम। देन फीमेल इनफेंटिसाइड, काफ़ी ओल्ड इंडिया की बात करें, ये कस्टम काफ़ी फेमस था कि जब भी फीमेल का बॉर्न होता है, कोई गर्ल का बॉर्न होता है, तो उसको हम दूध में डुबा के उसको मार देते हैं, जिसको हम कहते हैं फीमेल इनफेंटिसाइड, जिसको छोटी ही उम्र में उसको मार देना। देन चाइल्ड मैरिज, बच्चों का मैरिज कराते थे इन द एंशियंट टाइम। तो ये सभी जो रॉन्ग सोशल कस्टम थी ये भी काफ़ी प्रीवेलेंट हुई थी, सभी को पता चलने लगा कि ये सभी सिस्टम हमारे इंडिया में चल रही है और ये टोटली रॉन्ग सिस्टम है। सो राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता, बहराम जी मलबारी एक्सेट्रा वर द स्टेलवार्ड्स whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers. सो यू मस्ट रिमेंबर राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता जी, बहराम जी मलबारी, ये सभी ऐसे स्टालवर्ड्स थे जिसने काफ़ी एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द लॉज
टुवर्ड्स दिस रॉन्ग सोशल कस्टम और इसमें ब्रिटिशर्स की काफ़ी हेल्प हमें देखने को मिलती है। Then, as per the administrative framework in India was anglicized. What is the meaning of anglicized? हम सब जानते हैं ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी इंग्लिश। सो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज के कारण हमारे इंडिया में भी इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी प्रीवेलेंट हो गई थी, काफ़ी फेमस हो गई थी। सो देर वॉज अ डिमांड फॉर पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सो हमारे इंडियन पीपल में भी एक इंग्लिश लैंग्वेज की काफ़ी डिमांड हो गई थी आफ्टर द British rule in India. Then English education began to be imparted in India due to the Lord Macaulay's endeavor. So लॉर्ड मैकोले ऐसे पर्सन थे जिसने इंग्लिश एजुकेशन को हमारे इंडिया में बढ़ावा दिया था। देन एज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। सो चार्ल्स वुड जिसकी रिकमेंडेशन के अनुसार हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। देन a whole class of people with knowledge of English developed because of English education, and with the passage of time this group made demands for social reforms and gave momentum to the process of reforms. सो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हेल्प की हमारे सोशल प्रोग्रेस में। हमने देखा काफ़ी रॉन्ग सोशल कस्टम चल रही थी लाइक सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड मैरिज। तो कई सारे पर्सन थे जो इस लॉज के सामने इस कस्टम के सामने आगे आए और उसने काफ़ी एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था। देन हम बात करें इंग्लिश एजुकेशन काफ़ी फेमस हुआ था हमारे इंडिया में। देन हमने देखा चार्ल्स वुड जिसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सो दिस इज द सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज रूल। एंड सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिलती है इन द सोशल इम्पैक्ट। कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हमने देखा काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट थी, हमारा इंडिया काफ़ी पुअर बन गया था। बट सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल इम्पैक्ट में काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स सामने आए थे हमारे इंडिया में। सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइन फॉर आवर इंडियन पीपल। So this is about our lesson number 1. I hope you understood very well all the points of the lesson number 1. Then let's see the conclusion of our lesson number 1. So thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity. हमारे इंडिया में काफ़ी सारी थिंग्स प्रोड्यूस हो रही थी लाइक स्पाइसेस, मसलिन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। ये सभी काफ़ी डिमांड रखते थे इन द यूरोपियन कंट्री। सो इसी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई और हमारे इंडिया के साथ काफ़ी सारा ट्रेड किया था। देन द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस्ड certain good and bad result in the political, economic, social and cultural fields। हमने देखा कि कंपनी के रूल का हमारे इंडिया में एक अच्छा रिजल्ट भी था और एक बैड रिजल्ट भी था इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, social and cultural fields। Then the company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reforms they made in the administration for their own interest but indirectly proved to be beneficial for India। कंपनी ने काफ़ी सारी पॉलिसी बनाई थी और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंग्लैंड है वो काफ़ी प्रॉस्परस बन गया था और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स कंपनी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए बनाए थे, उसके ऑन इंटरेस्ट के लिए बनाए थे। बट इनडायरेक्टली ये सभी रिफॉर्म्स हमारे इंडिया के लिए बेनिफिशियल साबित हो गए थे। So this is the conclusion of this lesson number 1. I hope you understood very well all the points about lesson number 1. So this is the end of the today's lecture. I hope you understood very well about all the topics, all the points,
And if you have any doubt regarding these topics, you can ask me anytime. So, in the next lecture, we will start our next lesson. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.